आज हमारे सामने हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और बहुत ही बड़े योगी, विद्वान, धर्मात्मा, बड़े दार्शनिक और बहुत प्रामाणिक व्यक्तित्व है आदरणीय एनपी सिंह साहब। एक बार प्रथम तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, अपने विभाग में चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, ग्राम विकास के क्षेत्र में यूपी में बहुत। हरिद्वार में आज से लगभग 30 साल पहले हमारा इनका संबंध जुड़ा और अब शिक्षा के भारतीयकरण का 1835 में जो मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया था और शिक्षा को मात्र साक्षरता में और ऐसे जिसको कहते हैं ना क्लरिकल जॉब के लिए उन्होंने अपने यहाँ बस मैकाले शिक्षा पद्धति आप जानते हो यांत्रिक कर दिया शिक्षा को, अक्षर बोध तक, भाषा बोध तक और विषय बोध तक ही सीमित कर दिया धीरे धीरे। अभी भी वही तंत्र चल रहा है पूरी दुनिया में। शिक्षा मात्र अक्षर बोध नहीं है, मात्र भाषा बोध नहीं है, शिक्षा मात्र विषय बोध नहीं है। शिक्षा तो जीवन के रूपांतरण की अपरापरा विद्याओं के द्वारा जीवन के सम्यक बोध की प्रक्रिया है, समग्र बोध की प्रक्रिया है, सर्वांगीण बोध की प्रक्रिया, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम बच्चों में घड़े कि वो बच्चे आपके कुल वंश का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का और इस पूरे अस्तित्व का गौरव बढ़ाने वाले बने। ऐसे बच्चे तैयार हों। एक बालक खड़ा हुआ और वो जिधर चला उधर ही रास्ता बनता चला गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले बच्चे तैयार हैं। उनका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल इतना प्रबल हो कि एक बालक हजारों, लाखों, करोड़ों के बराबर खड़ा हो जाए तो लोग कहें हम सब बोने नजर आ रहे हैं। इसका व्यक्तित्व देखो कितना विराट है। ये व्यक्तित्व घड़ा जाता है भारतीय शिक्षा परंपरा से और स्वामी रामदेव उसी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से पढ़ा। इसके लिए करोड़ों लोगों के जीवन को घड़ा है, अपने ही नहीं। ये जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, अब इसको नव उन्मेष के साथ एक तरफ सनातन, एक तरफ नूतन, तो उस संदर्भ में कि अब एक तो ये यहां पर इसका बहुत बड़ा व्यवहारिक प्रयोग चल रहा है। पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि यूनिवर्सिटी में शिक्षा का अभिनव प्रयोग। ये प्रयोग महात्मा गांधी जी ने भी शुरू किए। ये प्रयोग महर्षि दयानंद और उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किए। भारतीय तालीम क्या है और आज इसकी तो बहुत ही और जरूरत है। आदरणीय एनपी सिंह साहब, ये जो शिक्षा का नया आंदोलन है, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की 3 क्रांतियों के बाद अब शिक्षा की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस से, पतंजलि योगपीठ से बहुत बड़े रूप में हो रही है। और भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा पर ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान अनुसंधान का बहुत बड़ा काम। ये 3 नई क्रांतियां हो रही है, व्यक्ति निर्माण से लेकर के क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का ये अनुष्ठान। तो इसमें ये जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, इस पर आदरणीय एनपी सिंह जी प्रकाश डालेंगे, तो एक बार उनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड और इससे अभी अपने पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम आदि तो चल ही रहे हैं। अभी हमारे 10 से अधिक शिक्षा संस्थान हैं, उसको तो संबद्ध किया ही है। अभी इस पूरे देश में ये सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट से एनओसी लेनी होती है हमें। अभी कितने पहले तो इसका जो है पूरा एक दृष्टि तो थोड़ा मैंने कुछ शब्दों में कही है, और इसके पूरे संदर्भ में अब क्योंकि अब इसका पाठ्यक्रम भी तैयार हो गया है, तो इस संदर्भ में पूरा संक्षेप से आज प्रकाश डालेंगे। फिर ऐसे मैं चाहूँगा कि 1-2 दिन हम इस संदर्भ में बात करते रहेंगे, जिससे कि जो हमारा सपना है कि जब इस देश में 3 लाख से ज़्यादा मदरसे हो सकते हैं जहाँ मात्र इस्लाम की तालीम दी जाती है,
वहाँ पर कोई मैथ, साइंस, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ाया जाता। 3 लाख मदरसे हो सकते हैं, तो हम तो गुरुकुलों में पूरी सनातन और सारे ज्ञान विज्ञान की, मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, सारे स्किल सब कुछ दे रहे हैं। ये लक्ष्य हमारा 1, 2, 3 नहीं 5 लाख विद्यालयों को इससे जोड़ना, भारतीय शिक्षा बोर्ड से। और वो क्या है पूरा स्वरूप, उसको आपके सामने रख रहे हैं आदरणीय एनपी सिंह साहब। मेरे साथ आप प्राणायाम करते रहो, जरा सुनिए। और देश के लोगों से भी मेरा आह्वान है कि सुने, जरा समझें। योग तो करें ही करें, ये शिक्षा और स्वास्थ्य का जो नया आंदोलन चल रहा है उसके बारे में जरा और गंभीरता से जाने। जरा भारत की सांस्कृतिक चेतना की समग्रता के संश्लेषित एवं प्रामाणिक साक्षात विग्रह ब्रह्मवेद परम पूज्य स्वामी जी, मैं शत नमन करता हूं आपको, चरण स्पर्श करता हूं। इस कार्यक्रम में भौतिक रूप से, आभासी रूप से जुड़े हुए समस्त आरोग्य साधकों को भी प्रणाम करता हूं। चूंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है, जिसका संकल्प पूज्य स्वामी जी ने आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के स्वदेशी होने और मैकाले के विषाक्त आवरण से हटने, उसे अनावृत करने का जो संकल्प लिया था, उसको भी नमन करता हूं, उस महान संकल्प को। और साथ ही भारत सरकार को भी नमन करता हूं, जिनके कारण भारतीय शिक्षा बोर्ड पूज्य स्वामी जी के संकल्प की पूर्ति के लिए एक साधन और उपकरण के रूप में अभ्युदित हो सका। 75 वर्षों के बाद शिक्षा की आजादी के संकल्प का ये संकल्प पूरा हुआ हमारी आजादी के अमृत महोत्सव पर। राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, शिक्षा की आजादी के लिए किसी ने सोचा ही नहीं। कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात थी। और मोदी सरकार में मैं 9 साल तक लगा रहा कि भाई यही काम होना है। उसमें इतनी प्रशासनिक अड़चनें थी, राजनीतिक बाधाएं भी थी, कुछ व्यक्तियों की कुंठाएं थी, लेकिन अंततोगत्वा जैसे हमारे श्रद्धेय सिंह साहब ने कहा, आदरणीय श्री मोदी जी और इसमें आदरणीय अमित शाह जी का भी बड़ा योगदान रहा। एक बार जोरदार अभिनंदन। यो तो जावड़ेकर जी से शुरू हुआ था, बीच में स्मृति ईरानी जी भी आ गई, निशंक जी भी आ गए, और ये कार्य पूर्ण हुआ धर्मेंद्र जी के हाथों से। एक बार उनको भी अभिनंदन। हाँ, ये बड़ा, मैंने इसके पीछे जब कभी इतिहास में मैं लिखूंगा, अभी तो मैं बस इतना ही बोल रहा हूं क्योंकि बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है किसी कार्य को, एक लक्ष्य को पूरा करना। ये कार्य ऐसा है जितना महत्व 15 अगस्त 1947 का है राजनीतिक आजादी का, उतना ही महत्व शिक्षा की आजादी का। इतना बड़ा कार्य है। और क्यों है, कैसे है, जरा विस्तार से बता रहे सिंह साहब। मेरे साथ कपाल भाती अनुलोम विलोम तो करते ही रहे ना, जरा समझो और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना वो सीखो। परम पूज्य स्वामी जी ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, और जो पूज्य स्वामी जी के संकल्प को भारत सरकार ने एक साकार रूप दिया है। इसकी महनीयता का आकलन, मूल्यांकन आप इस आधार पर कर सकते हैं कि जो ये संकल्प है उसके विषय में आपने पढ़ा होगा महर्षि दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अनेक ऐसे राष्ट्र प्रेमी विद्वानों और विदुषियों ने निरंतर इच्छा व्यक्त की कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए है। लेकिन जब डिवाइन परम सत्ता जिसको यश देना चाहती है उस कार्य के लिए, जिसको चुनती है,
उसको एक पूर्ण संस्थागत स्वरूप भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में देने का संकल्प अगर किसी के माध्यम से कराने को परम सत्ता ने सोचा तो वो परम पूज्य स्वामी जी हैं, जिनके संकल्प का परिणाम भारतीय शिक्षा बोर्ड है। इसका मूल्यांकन समझ सकते हैं कि महर्षि दयानंद से लेकर आज तक की समस्त यात्राओं को एक साकार स्वरूप देने का एक महनीय कार्य हुआ है भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में। एक और मैं विशेषता बता दूं कि भारत में वैसे तो नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड मिलाकर कुल 67 बोर्ड्स हैं शिक्षा के संदर्भ में, लेकिन एकमात्र भारतीय शिक्षा बोर्ड ही है जिसका लक्ष्य ही भारत सरकार ने दिया, गठन के पीछे जो उद्देश्य लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा, वह भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वित करने का लक्ष्य हमें दिया। मात्र भारतीय शिक्षा बोर्ड के ही गठन के पीछे ये उद्देश्य लिखित है, बाकी किसी बोर्ड के में आप किसी भी इसके संविधान में नहीं पाएंगे। तो एक बात और भी समझ लो, कुछ लोग सबसे बोर्ड कहीं प्राइवेट, ये सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। ये यूनिक फॉर्मेशन है इस बोर्ड का। इसके गठन के पीछे की बहुत बड़ी ये महनीयता है कि सरकार द्वारा गठित है और पतंजलि द्वारा संचालित है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका भी पूरा तत्वबोध आपको देंगे कि ये इसकी लीगलिटीज भी आपको बताएंगे कि इससे जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो किन स्कूलों में क्या एक दूसरे स्कूल में उन बच्चों का ट्रांसफर हो सकता है, यूनिवर्सिटियों में उसकी क्या मान्यता है, वैश्विक एक्सपोजर क्या है, पूरी दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ के बच्चे कैसे जा सकते हैं, पूरा विस्तार से आपको कहेंगे। बहुत, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी इस संदर्भ में पूरा जानते नहीं हैं मुझे। और ये भी एक बात बड़ी अच्छी है कि लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं जो है। कल ही मुझसे सिंह साहब कहने लगे, अभी छत्तीसगढ़ होकर के आए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी विष्णु जी ने कहा, सिंह साहब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में आजकल कम बोल रहे हो, उसके बारे में बोलो। ये देश बदलेगा तो शिक्षा और संस्कारों से ही बदलेगा। आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को जोड़िए, तो वो पूरा का पूरा विषय बोले। मैं आपको कई बार इस संदर्भ में सुना है, ये बात सब लोगों तक संप्रेषित होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा आज तो अभी सुबह तो बोलेंगे ही, इस संदर्भ में अभी हम लगातार अब बात करेंगे और बहुत ज़रूरी है। ये शाम के समय 8 से 9:30 आस्था पर और 9 से 10 संस्कार पर ये डेली ये लाइव कार्यक्रम चला करेगा, जिससे कि लोगों को और उनके कोई प्रश्न भी होंगे उनको भी उसके अंदर समाहित करेंगे। मैंने एक बार आज से 15-20 साल पहले शुरू किया था आस्था पर समाधान कार्यक्रम, तो वो चिकित्सा समाधान था। अब ये शिक्षा समाधान, ये हमारे सिंह साहब और इनके साथ अपने पूज्य सन्यासी, एक बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत बड़ी एक इसके पीछे हम अपने विद्वान विदुषी सन्यासियों की एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, जिसमें इस पूरे शिक्षा का मतलब 99% लोग अभी भी वही माने बैठे हैं, भाषा बोध, विषय बोध, अक्षर बोध, थोड़े बहुत स्किल आदि की अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा होने लगी है। तो ये क्यों जरूरी है पूरा विषय, तो ये बहुत गंभीर बात है। आदरणीय सिंह साहब, इस विषय में एक तथ्य और मैं जोड़ना चाहूँगा पूज्य स्वामी जी, और सभी अपने जो भी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से उनको बताना चाहता हूँ कि पूज्य स्वामी जी ने ये संकल्प 1 दशक पूर्व लिया था और निरंतर उसके लिए पुरुषार्थ करते रहे। तो मात्र भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ 2019 में, बल्कि पूज्य स्वामी जी के जो भी संकल्प बिंदु थे, जो भी उनकी प्रेरणा से, जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शिक्षा की समृद्धि के विषय में जो भी आपके तर्क थे, जो भी तथ्य थे, जो भी प्रमाण थे, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में पूर्णतः उसको स्वीकार करते हुए पूरे राष्ट्र के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसको सन्निहित कर लिया, समाहित कर लिया, समावेशित कर लिया है।
ये भी पूज्य स्वामी जी के संकल्प का परिणाम है कि आज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको भारत के सारे बोर्ड अनुसरण करेंगे, वह पूज्य स्वामी जी के संकल्पों की ही प्रतिध्वनि और प्रतिबिंब है एनसीएफ। अगर आप उसको देखेंगे तो बार बार उसमें इसी बात, भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था की प्रतिध्वनि दिखाई पड़ती है। जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने कहा कि मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में कभी कभी कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि ये मात्र प्राइवेट बोर्ड है, पता नहीं अन्य बोर्ड के बच्चों के साथ इनकी समतुल्यता है कि नहीं, रोजगार के लिए देश और अनेक प्रांतों में राष्ट्रीय, केंद्रीय और राज्य सेवाओं में इसकी उपयोगिता है कि नहीं, इसकी वैधानिकता है कि नहीं, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए वैधानिकता है कि नहीं, विश्व के अन्य देशों में प्रवेश के लिए इसकी वैधानिकता है कि नहीं। उस संदर्भ में मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अब तक भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन से पहले तक भारत के विभिन्न जो बोर्ड हैं, राज्य या राष्ट्रीय, उनके मध्य में इक्विवेलेंस, समतुल्यता, समकक्षता स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई भी संस्था अधिकृत, अधिसूचित ही नहीं थी। मात्र एक प्राइवेट संस्था कोप्से, जो अनौपचारिक रूप से एक अधिकार ग्रहण कर ली थी क्रमशः कालखंड में इतिहास के, जो भारत सरकार ने उसे अधिकृत नहीं किया था, लेकिन अनौपचारिक रूप से अपने एक सत्ता ग्रहण कर ली थी और उसके माध्यम से ही समकक्षता हो रही थी परस्पर बोर्ड के मध्य। भारतीय शिक्षा बोर्ड को पूर्ण वैधानिक देने के लिए आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जो पूज्य स्वामी जी ने अनुरोध किया, तो उन्होंने पहली बार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, उसको अधिकृत किया कि भविष्य में और वर्तमान में जितने बोर्ड हैं उनके मध्य समतुल्यता, समकक्षता स्थापित एक नियम, पैरामीटर, मानकों के आधार पर भविष्य में एआईयू ही करेगी। और भारतीय शिक्षा बोर्ड पहला बोर्ड है जिसको भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक शासकीय संस्था ने राष्ट्र के समस्त केंद्रीय और राज्य बोर्डों के समकक्ष घोषित किया है। इसलिए पूर्ण वैधानिक बोर्ड है ये, इसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक बाधा नहीं है, परीक्षा करने की कोई संभावना और गुंजाइश ही नहीं है। साथ ही यूजीसी ने सर्कुलर जारी किया है समस्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के लिए, AICTU ने जारी किया है समस्त इंजीनियरिंग कॉलेजेज और तकनीकी संस्थाओं के लिए, और भारत सरकार ने भी अपनी वेबसाइट पर भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड के रूप में प्रदर्शित किया है। और सभी राज्य सरकारों और सभी शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थानों को भारत सरकार के सचिव स्कूल शिक्षा की ओर से पत्र भी निर्गत है कि यह भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल बोर्ड है, भारतीय शिक्षा बोर्ड। अब एक सवाल मुझे स्वामी जी मैं बहुत ही विशिष्ट बिंदु पर लाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का समन्वय करेगा कैसे। सैद्धांतिक रूप से बात हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कम उम्र के बच्चों को दोनों का समन्वय कैसे कर पाएगा भारतीय शिक्षा बोर्ड। पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न लोग उठाते हैं। मैं भी चूंकि भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स में रहा हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन रहा है मेरा, तो मुझे भी एक बहुत बड़ी चुनौती लगती थी कि विज्ञान के विषय को हम प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे जोड़कर बच्चों को बता पाएंगे, किस विधा का उपयोग करें, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोग कहते थे कि विज्ञान तो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, विज्ञान तो बहुत ही नीरस है, विज्ञान तो बहुत ही जटिल है, उबाऊ है, बोझिल है,
उसमें अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को और डाल देंगे तो और बोझिल हो जाएगा और विद्यार्थियों को बोधगम्य कैसे होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए अनेक विद्वानों से विमर्श किया गया और जो आप सभी लोग जानते हैं, पद्मश्री प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी, जो भौतिक विज्ञान में स्कूली शिक्षा के लिए एक पितामह के रूप में विख्यात हैं और स्कूली शिक्षा को दिशा देने के लिए ही भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए पद्म अलंकरण किया है। उनके नेतृत्व में हमने एक समिति गठित की और गठित करने के बाद बहुत सारे विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि हम अपनी विज्ञान की पुस्तक जो छठी से शुरू होती है, साइंस, उसके पहले तो वर्ड अराउंड है, ईवीएस है, उसको हम पुस्तक का नाम क्या रखेंगे? तो हमने पुस्तक का नाम रखा विज्ञान कथा। कथा क्यों रखा? कथा इसलिए रखा कि लोग कहते हैं कि साहित्य तो रुचिकर होता है और विज्ञान बोझिल होता है और विज्ञान और साहित्य के बीच में कोई अंतर संबंध ही नहीं होता। लेकिन जब हमने पीछे देखा, पूज्य स्वामी जी वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण, अन्य अनेक प्राचीन ग्रंथों को, तो किस तरह से गीतों के रूप में भी, श्रीमद् भगवत गीता को भी देखा, गीतात्मक पद्धति में, संवाद की पद्धति में, संगीत के रूप में, संगीत की पद्धति में, नाट्य की पद्धति में, शास्त्रार्थ की पद्धति में, कहानी की पद्धति में, किस तरह से गूढ़ अध्यात्म विज्ञान को, जो विज्ञान से भी अधिक मेटाफिजिकल प्लेन पर एब्स्ट्रैक्ट है, उसको अगर हमारे ऋषि ऋषिकाओं ने, मंत्रद्रष्टा ऋषि ऋषिकाओं ने बहुत ही सहजता के साथ गीतों के माध्यम से अगर बता दिया, तो हम पूरे विज्ञान की बात को कहानियों के रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत करके बच्चों को रुचिकर बना सकते हैं, इंजॉयबल बना सकते हैं, इंगेजिंग बना सकते हैं। इसलिए अगर आप इस पुस्तक पर ही मैं चर्चा करके बताऊं कि इसमें 19 चैप्टर हैं और ये 19 कहानियों का एक संकलन है। इसमें 19 कहानियां हैं। हमने तर्क दिया, वैज्ञानिक जो हमारे विज्ञान के लोग थे, शिक्षक और प्रोफेसर्स, वो कहते थे इस तरह से पुस्तक कैसे बन सकती है सिंह साहब। तो हमने कहा अगर पंचतंत्र में राजनीति विज्ञान को, राजसत्ता चलाने के विज्ञान को, अगर पशु पक्षियों, प्रकृति के घटकों के माध्यम से अगर राजकुमारों को दीक्षित किया जा सकता है, तो क्या कहानियों के माध्यम से हम प्रकृति के घटकों और अवयवों के माध्यम से, जो हमारे वैदिक ऋषियों ने भी किया कि प्रकृति के घटकों में देवत्व को स्थापित करते हुए और उसके माध्यम से प्रकृति विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इतने विज्ञान को उन्होंने प्रकृति के घटकों में देवत्व को स्थापित करते हुए मंत्रों को गीतात्मक पद्धति से अगर बता सकते हैं, तो हम वेद, उपनिषद और पंचतंत्र की उस विधा को, आधुनिक विज्ञान को जोड़कर बच्चों के अंदर विज्ञान जानने ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक बनने की समर्थ प्रेरणा कैसे जागृत कर सकते हैं, उनके हृदय में, अंतस्थल में वैज्ञानिक यात्री बनने को हम कैसे घटित कर सकते हैं, उसके लिए हमने कहानियों का चयन किया है।